Assalamu alaikum. Today lecture is about osmosis and osmotic pressure. Before starting today's topic, we should understand some basic terms relevant to the topic. First we must is solvent. Solvent is a liquid in which solute is dissolved to form a solution, and water is basically a universal solvent that can dissolve all the type of solute in itself. The next is solute, the minor component in a solution dissolved in the solvent, and together they make a solution. Basically, there are different type of solution we have. First one is isotonic solution. In isotonic solution or isotonic environment, we can say the solute concentration outside and inside the environment remains same. That's why it's called isotonic in nature. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेल लेते हैं और सेल में जो है वो सोल्यूट की कंसनट्रेशन और जो वाटर के अंदर जिस वाटर के अंदर वो सेल प्रेजेंट है उनकी कंसनट्रेशन उसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन सेम है, तो इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में जो सेल है वो अपनी शेप और साइज को नॉर्मल रखता है और उसमें कोई डिफरेंस या चेंज नहीं आता। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इनसाइड द सेल जो है वो कम होती है। ठीक है, तो जो सेल्स जो हैं वो अपना वाटर लूज करते हैं बाय ऑस्मोसिस एंड श्रिंक कर जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि इनका जो हायर कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू इनसाइड द सेल। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें जो है सेल जो है वो वाटर को टेकअप करते हैं, ठीक है, और वो बस्ट कर जाते हैं, स्वेलन करके बस्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं उनमें जो है लोअर कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की देन प्रेजेंट इन सेल। तो बेसिकली हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के रेफर से देखेंगे। जिनमें सेम कंसंट्रेशन है वो आइसोटोनिक है, जिनमें जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक है, और जिन सॉल्यूशंस में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक है कंपेयर टू सेल्स। So what is osmosis? Osmosis is basically a process by which a solvent passes from a solution of low concentration gradient to a solution of high concentration gradient. When these two solutions are separated from each other by means of a membrane which is permeable to solvent but not to the solute. बेसिकली इन सिंपल वर्ड हम कहते हैं कि जो osmosis है वो प्रोसेस है जिसमें solution जो है वो पास करता है of lower solute concentration to a solution of high solute concentration। ठीक है, कि जिसमें जो सॉल्वेंट है जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो अगर किसी दो सॉल्यूशन है सपोज हमारे पास और वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टेड किए गए हैं, वो मेम्ब्रेन जो अलाउ करती है कि वो सॉल्वेंट को पास करने दे लेकिन सोल्यूट को नहीं। ठीक है, तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो है उसके एक साइड टू साइड्स हैं, ठीक है, एक लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की है और एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की है। तो जब सॉल्वेंट पास करता है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स बाय अ मेम्ब्रेन दैट कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सॉल्वेंट को पास होने देती है सोल्यूट को नहीं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये जो है वेरी मच सिमिलर टू डिफ्यूजन है, पर ये डिफर करता है डिफ्यूजन से। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि अगर फिर लेफ्ट साइड पे कम हो जाएगी तो वो शिफ्ट कर जाएगा ग्रेडियंट। डिफरेंट टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं कुछ सिंथेटिक होती हैं। जो नेचुरल होती हैं उनमें हमारे पास हमारी बॉडी में है पेरिटोनियम, और जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। जो पेरिटोनियम कैविटी है उसकी मेम्ब्रेन को हम एज अ डायलाइजर भी यूज़ करते हैं उन पेशेंट के लिए जिनकी किडनी डैमेज होता है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स प्रिपेयर की गई हैं जिनमें हमारे पास सेलोफोन है, कोलाइडन है, जेलेटिनेशियस प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड है। अब हम ऑस्मोसिस के जो प्रोसीजर है वो इसको इस छोटी सी डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। हमने इसको लेबल किया 1 2 3 4 से, जो कि मैंने रिप्रेजेंट किया है साइड पे कि 1 2 3 4 क्या है।
वन जो है वो बेसिकली एक बीकर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, प्योर वाटर, ठीक है। जो टू है वो एक हमारे पास जार है जिसमें सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब वाटर के अंदर सोल्यूट पार्ट, कोई सॉल्वेंट जो है वो डिजोल्व है। नेक्स्ट जो हमारे पास जार है उसको हमने कोक से बंद किया और उसके अंदर से हमने एक ग्लास ट्यूब पास किया। अब ये जो बीच का सारा प्रोसीजर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने इस प्लेस कर दिया है इस वाटर से भरे बीकर में, ठीक है। तो जब हम इसको वाटर से भरे बीकर में प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि जो पानी है वो अपवर्ड जाना शुरू हो जाता है इस ग्लास ट्यूब में, ठीक है। जब वो इस ग्लास ट्यूब में जाना शुरू हो जाता है तो एट सर्टन पॉइंट एक एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें फर्दर जो वाटर है वो उस ग्लास ट्यूब में जाना बंद हो जाता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम आ जाता है और जो फ्लूइड है वो फर्दर जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं, और वो और वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करता। क्योंकि ये ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। बेसिकली ये सोचा जाता है कि जो वाटर की एंट्री हो रही होती है ग्लास जार में वो क्यों हो रही होती है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उसको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसका वो मोर पोटेंशियल है, जो बीकर में वाटर है उसकी मोर पोटेंशियल है कंपेयर टू जो जार के अंदर सोल्यूट है, ठीक है। और वो जो है हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो मोर है आउटसाइड देन इनसाइड द जार। तो जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है बोथ वाटर एंड सोल्यूट। अगर तो जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती कि वो दोनों को पास कर सकती, वाटर को भी तो सोल्यूट को भी, तो हम कह सकते थे कि जो है ना वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता और मोर सोल्यूट भी एंटर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो सिर्फ परमिएबल थी वाटर के लिए, वो सोल्यूट के लिए परमिएबल नहीं थी, इसलिए इसे हम सेमी परमिएबल कहते हैं। और इसलिए जो है ओस्मोसिस को हम कहते हैं लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन वो उस मेम्ब्रेन में से सोल्यूट को पास नहीं होने देता। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो हमने पीछे सारा प्रोसीजर पढ़ा है, अगर हम उसकी वाटर की मूवमेंट को स्टॉप करें बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स मतलब खुद से एक फोर्स जो है वो हम टॉप से अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से जो सोल्यूशन है इन द जार के ऊपर, ठीक है, तो जो प्रेशर है वो क्या करेगा, वो स्टॉप करेगा डिफ्यूजन को वाटर की इनटू द जार, और इन अदर वर्ड जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको स्टॉप करेगा जो कि सोल्यूशन एक्सर्ट कर रहा था, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है जो इक्विवेलेंट होता है या एक्सेस प्रेशर होता है जो कि हम सोल्यूशन पे अप्लाई करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें सोलवेंट के पैसेज को इनटू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे थे ना, लेकिन इस ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर हम इक्विलिब्रियम पे रीच होके वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अचीव होता है, ठीक है, तब वो ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम मैकेनिकली ही पहले से ही एक फोर्स अप्लाई कर दे तो वो क्या करेगा, वो वाटर की मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा इनटू द जार। इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बहुत डिफरेंट मेथड से मेजर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ दो मेथड है, एक है फेफर्स मेथड और एक है फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन मेथड। पहले हम बात करते हैं फेफर्स मेथड की। फेफर्स मेथड का हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट मेथड है, सिंपल अपरेटस है, जैसे आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये फेफर्स मेथड है, ये फेफर्स अपरेटस है, ठीक है। इसमें ये एक बीकर है जिसमें सोलवेंट है जो कि आप कह सकते हैं वाटर है, ये एक हमारे पास जार है, ठीक है, जिसकी जो साइड्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोटेड है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन है और ये ऊपर एक उन्होंने कॉर्क लगा के ग्लास ट्यूब बंद की हुई है और उसके साथ उन्होंने अटैच की हुई है एक, आप कह सकते हैं एक मैनोमीटर है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फील्ड है, ठीक है। क्या होता है कि जब आप इसके अंदर से पास करते हो और इसको प्लेस करते हो इस सॉल्वेंट वाले बीकर में, तो क्या होता है कि ये जो वाटर है
वो पास करना शुरू कर देता है इसके अंदर से थ्रू इधर। जब वो ये वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो एक टाइम के बाद जो है वो एक टाइम के बाद यहाँ पे आके प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। जो प्रेशर पड़ना शुरू होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पे मूव करके आप इस मैनोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि कितना प्रेशर था। ठीक है, सिंपल मेथड है जिसमें जिस तरह पीछे आपने सेटअप किया था वैसे ही पूरा ऑपरेटस है। जस्ट इसके साथ एक मैनोमीटर अटैच कर दिया जाता है जो कि प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, तो जब यहाँ से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो जब एट इक्विलिब्रियम जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ता है, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, तो वो हम यहाँ से इजीली मेजर कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है वो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है। जो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड होता है इसमें आप फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मेजर करते हैं और उसको फिर आप प्योर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया है कि 1.86 डिग्री सेल्सियस जो है वो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आता है जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है 1 ओस्मोल के। ठीक है, ये रैपिड मेथड है और मोर एक्यूरेट है देन प्रेफर्ड मेथड। इसके लिए हम ये फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनिंग मेथड वाला बैकमैन्स जो है वो ऑपरेटर्स यूज करते हैं और इसके थ्रू हम फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करते हैं। जैसे आपने पीछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, वेपर डेंसिटी डिप्रेस करती है। ठीक है, तो इनके थ्रू भी आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये दो मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है। एक फेफर्स मेथड है, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है कि हम फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिन करके उसको फिर हम प्योर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आगे अगर हम गैस लॉस की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉस की बात करें, तो वो वेरी मच सिमिलर होते हैं गैस लॉस के। गैस लॉस में हम पढ़ते हैं जो प्रेशर है वो इक्वल होता है N/V/RT के। ठीक है, जैसे ये आप इक्वल है। ठीक है, जिसमें जो N है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल, V इज द वॉल्यूम एंड जो R है वो है गैस कांस्टेंट जो कि हमारे पास होता है 0.082 एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया गैस लॉ। तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो जो प्रेशर है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और वॉल्यूम पे। अगर हम वॉल्यूम को वो चेंज ना करें और नंबर ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज कर दें, डबल कर दें, तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। ठीक है, और सेम हम यही बात सॉल्यूशंस के लिए करते हैं, लेकिन उस सॉल्यूशंस में जो N/V है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। C इज रिप्रेजेंटेड एज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं तो इन केस ऑफ सॉल्यूशन जो प्रेशर है वो सिर्फ डिपेंड करता है मोलैरिटी के ऊपर। ठीक है, सॉल्यूशंस की मोलैरिटी के ऊपर कि ए मोलैरिटी होती है कि 1000 ml में कितने लीटर, 1 लीटर में या 1000 ml में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट्स हैं। ठीक है, डिजोल्व्ड है। लेकिन कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। नॉन आयोनाइजिंग मतलब कि वो अपने आइंस में डिवाइड नहीं होते। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, यूरिया है। जैसे सोडियम क्लोराइड है वो आयोनाइजिंग है, वो सोडियम और क्लोराइड में डिवाइड हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज को हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, वो नॉन आयोनाइजिंग है। सेम फॉर यूरिया भी नॉन आयोनाइजिंग है। तो उसके केस में हम कहते हैं कि जो कैलकुलेशन है प्रेशर की वो हम कैलकुलेट करते हैं वेंट होफ फैक्टर से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो वेंट होफ फैक्टर जो है वो नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट्स के लिए 1 होता है, और आयोनाइजिंग सोल्यूट्स जो सोल्यूट्स होते हैं उनकी बेस करते हैं कि कितने सोल्यूट्स कितने अपने पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है वो 2 आइंस में डिवाइड होता है, सोडियम क्लोराइड, तो उसका जो वेंट होफ फैक्टर होगा वो 2 होगा। सेम फॉर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का 3 होगा। 3 क्यों होगा? 2 सोडियम 1 सल्फेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमने किसी भी नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट का प्रेशर मेजर करना है तो उसका जो वेंट होफ फैक्टर है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने आयोनाइजिंग का करना है तो उसकी बेस पे जो फिर आई की वैल्यू है वो वेरी करेगी।
जो यूनिट है ऑस्मोटिक प्रेशर का उसको हम कहते हैं मोस्मोल, ओस्मोल पर लीटर, जो कि इक्वल होता है 22.4। 22.4 कैसे कि अगर हम अननोन आयोनाइजिंग की बात करें तो उसका हमने आई की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। 0.083 जो है वो उसका हो गया 1 ओस्मोल के लिए, ठीक है। ओस्मोलैरिटी या मोलैरिटी हमने 1 रखी है, और 0.083 जो है वो गैस कांस्टेंट हो गया, 273 एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 22.4 एटमॉस्फेयर और 17024 मिलीमीटर Hg, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 17024 mmHg, ये वेरी बिग है। अगर हम उसको बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम इन्हें मिली ऑस्मोल में यूज़ करते हैं। मिली ऑस्मोल का मतलब है कि उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो उतनी वैल्यू हम प्रेशर यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा, गैस्ट्रिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस, लीवर बाइल, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जर्ट करते हैं नियरली इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये जितने भी फ्लूइड्स हैं या जितने भी हमारी बॉडी में सॉल्यूशंस हैं ये इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास है विच इज अबाउट 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, ओनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की इतनी बात की है तो उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी। तो ह्यूमन लाइफ में या हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह हेल्पफुल होता है कि जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ब्लड में, जैसे कि एल्ब्यूमिन है मोस्टली, वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करती हैं, ठीक है। और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो, जिनको हम ऑनकोटिक प्रेशर भी कहते हैं, दो निग्लिजिबल होता है लेकिन वो कंपेयर टू प्लाज्मा क्लोराइड, लेकिन वो क्या करता है कि वो फोर्स अप्लाई करता है और वो अपोज करता है एक्सेस फ्लूइड की फिल्ट्रेशन को, कि वो कैपिलरी से टिश्यू स्पेसिस में ना आए। दिस इज सो बिकॉज क्योंकि जो कंसंट्रेशन है नॉन कोलाइड की वो सेम होती है प्लाज्मा में भी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी, ठीक है, जो कि मेंटेन करती है इस बैलेंस को, कि वो जो फ्लूइड है उसको लीक आउट नहीं होने देती। अगर गॉड फॉरबिड जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा प्रोटीन की डिक्रीज कर जाती है तो जो वाटर है वो लीक कर जाता है टिश्यू स्पेसिस में, क्योंकि वो जो प्रेशर मेंटेन किया होता है वो मेंटेन नहीं रहता और पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉज करता है, जिसे हम कहते हैं एडीमा। जो लोग नॉर्मली कहते हैं कि बॉडी में पानी पड़ गया है, वो पानी किस वजह से पड़ता है कि जो एल्ब्यूमिन लेवल है वो ब्लड में डिक्रीज कर जाता है। उसके डिक्रीज करने की वजह से जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रहता और जो सारा फ्लूइड है वो टिश्यू स्पेसिस में आ जाता है और वो जो है वो ऐसा लगता है कि बॉडी में पानी पड़ गया, उसको हम कहते हैं एडीमा।